नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे रूप सिंह चंदेल जी की कहानी वह चुप है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। वह चुप है, बिल्कुल ही चुप है। वैसे कम बोलना उनकी आदत है। यह आदत उन्होंने विकसित की है। कभी वह अधिक बोलते थे, जिस पर उन्होंने सप्रयास नियंत्रण पा लिया है। वह जानते थे कि कम बोलने के लाभ होते हैं, साथ ही मुँह ताकते रहते हैं कि वह कुछ बोले, लेकिन वह चुप रहते हैं, दूसरों को सुनते हैं और उनके कहे को अपने अंदर गुनते हैं। अवसरानुकूल कुछ शब्द उच्चारित कर देते हैं। एक एक शब्द पर बल देते हुए वह अपने वाक्य की असंबद्धता की चिंता नहीं करते। चिंता करते हैं अधिक न बोलने की। अधिक बोलने को अब वह स्वास्थ्य खराब होने के कारणों में से एक मानते हैं। स्वास्थ्य को वह व्यापक अर्थ में लेते हैं, जो शारीरिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यापक संदर्भों से जुड़ता है। वह कम अवश्य बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल चुप उन्हें पहली बार देखा गया। मिलने आने वाले को उनकी पत्नी शालिनी दरवाजे से ही टरका देती हैं, यह कहकर कि सुशांत जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शालिनी जी, 2 दिन पहले सुशांत जी बिल्कुल स्वस्थ थे। मिलने आए एक युवक के कहने पर वह बोली, कल से स्वास्थ्य खराब है, छींक रहे हैं और गला भी खराब है। शालिनी जी, युवक बोला। वह स्वयं न बोले, बस मुझे सुन ले। उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। शालिनी ने उस अपरिचित युवक को घूर कर देखा। आप मुझे बता दें, मैं उन्हें बता दूंगी। युवक ने शालिनी की ओर अखबार बढ़ाते हुए कहा, परसों शाम जनाधार लेकर संघ की ओर से प्रख्यात साहित्यकार कामेश्वर जी की मृत्यु पर शोकसभा आयोजित थी। सुशांत जी भी बोले थे। बोलते हुए उन्होंने कहा था कि कामेश्वर जैसे व्यक्ति इसलिए हमारी श्रद्धांजलि के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, वरना उनका जीवन इतना अराजक, चरित्र इतना कमज़ोर। आप कहना क्या चाहते हैं? शालिनी ने युवक को नजरें तरेरते हुए टोका। अविचलित युवक ने आज भारत अखबार बढ़ाते हुए कहा, इनमें सुशांत जी के कथन की भर्त्सना की गई है। मुझे जनाधार लेखक संघ के सचिव व्याकुल कुमार जी ने यह कहकर भेजा है कि सुशांत जी आज़ाद भारत को यह कहते हुए अपना खंडन भेज दे कि उन्होंने वैसा नहीं कहा था। रिपोर्टर ने उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया। जी शुक्रिया, मैं उन्हें बता दूंगी। आज़ाद भारत की प्रस्तुति युवक से लेती हुई शालिनी बोली और युवक को दरवाजे पर खड़ा छोड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह चुप है, और चुप होने का कारण पूछने पर भी उन्होंने शालिनी को नहीं बताया। एक और समय वह चुप रहने लगे थे, लेकिन बिल्कुल चुप नहीं थे। तब उनके स्कूटर ने उनके अंदर उथल पुथल मचा रखा था। 4 वर्षों से वह उसके गैराज में खड़ा था। बेटे के लिए उसे खरीदा गया था। बेटा उससे कॉलेज जाता, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ से वह इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग कर वह 4 साल पहले MS करने अमेरिका चला गया और MS कर वही नौकरी करने लगा। बेटे के जाने के बाद स्कूटर को गैराज में बंद करने के बाद न उन्हें गैराज खोलने की आवश्यकता अनुभव हुई और न ही स्कूटर का ख्याल आया। दरअसल बेटे के लिए उन्होंने नहीं, शालिनी ने उसे खरीद दिया था। उनके यहाँ स्कूटर है, यह अनुभूति उन्हें
तब होती जब कभी कभार उसे वह गेट के बाहर खड़ा देखते। वैसे होता यह था कि जब वह सुबह 9 बजे सोकर उठते, बेटा कॉलेज के लिए जा चुका होता था। शालिनी विदेश मंत्रालय में सहायक निर्देशक राजभाषा थी और वह भी कार्यालय जा चुकी होती थी। सुशांत, जिनका पूरा नाम सुशांत राय था, उठते, अंगड़ाई लेते, खिड़की से झांककर सड़क की आमद रफ्त का जायजा लेते हुए दाढ़ी पर हाथ फेरते, जिसकी वह बहुत साज सवार करते थे। फिर बिस्तर छोड़ किचन में जाते, जहाँ शालिनी थर्मस में उनके लिए चाय बनाकर रख जाती थी। चाय पीते हुए वह दिन के अपने कार्यक्रम पर विचार करते, अखबार पर सरसरी दृष्टि डालते और विशेष रूप से दुर्घटनाएं, हत्या, बलात्कार और लूटपाट की खबरें पढ़ते थे। खबरें उन्हें चिंता में डाल देती। वह अपने को असुरक्षित अनुभव करते और घर, शालिनी और बेटे अखिल को लेकर चिंतित हो उठते थे। बलात्कार शब्द पर उनकी नज़रें अधिक देर तक टिकती। उस समाचार को वह गौर से पढ़ते और मन में विचलन अनुभव करते रहते। विचलन अनुभव करते हुए उन्हें बरबस सुहासिनी की याद हो आती। याद तब अधिक आती जब उससे मिले उन्हें 2-3 सप्ताह बीत चुके होते। सुहासिनी उनकी छात्रा थी। उनके निर्देशन में पीएचडी कर रही थी। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने उसकी इस प्रकार उपेक्षा की कि एक दिन वह रो पड़ी थी। वह काम करके लाती, वह देखते नहीं बल्कि गंभीरतापूर्वक देखने का अभिनय करते और कुछ देर बाद रजिस्टर उसकी ओर सरका देते। बात बनी नहीं सुहास, दोबारा लिखो। और वह कुछ पुस्तकों के नाम बता देते, इन्हें पढ़ो, दिशा मिल जाएगी। एक चैप्टर को 5-6 बार उन्होंने उससे लिखवाया। 2 वर्षों में सुहासिनी केवल 3 चैप्टर ही लिख पाई। समय समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा था और यही वह चाहते थे। चौथे चैप्टर को जब 5वीं बार उन्होंने रिजेक्ट किया, सुहासिनी के धैर्य का बांध टूट गया और वह फपक पड़ी। सर, मैं पीएचडी नहीं करूँगी। ऐसा नहीं सोचते सुहास। सोफे पर उसकी ओर खिसक गए थे और अपनी उंगलियों से सुहासिनी के आंसू पोंछते हुए बोले थे, तुम प्रतिभाशाली हो, समझदार भी, लेकिन पता नहीं क्यों नासमझी करती जा रही हो। अब तक कब की थीसिस सबमिट हो चुकी होती और कहीं पढ़ा रही होती। सुहासिनी का रोना बंद हो गया था। वह सोचने लगी थी, क्या सच ही वह प्रतिभाशाली है? लेकिन सर ने कहा, अभी कहा। सुहासिनी सोच में डूब गई। वह कुछ और परिश्रम करेगी। उसे प्राध्यापक बनना है, वैसा ही करेगी जैसा सुशांत सर कहेंगे। और उसको वही करना पड़ा जैसा सुशांत सर राय ने कहा। शालिनी दफ्तर जा चुकी थी और बेटा कॉलेज। तब से सुहासिनी को अकेले में वह शहवासिनी कहकर पुकारने लगे थे। सुहासिनी ने पीएचडी की और एक कॉलेज में उनके सहयोग से हेड हॉक पढ़ाने लगी थी। उसे रेगुलर होना है और वह सोचती है कि उसके सर यानी सुशांत सर उसके रेगुलर होने में भी सहायक होंगे। इसीलिए वह 10-15 दिनों में उनके घर आ जाती है कॉलेज जाते समय, शालिनी के कार्यालय जाने के बाद। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। शालिनी को ज्वर था, वह कार्यालय नहीं गई थी। सुहासिनी घर आए और सुशांत अपने को नियंत्रण रख लें, संभव नहीं था। 4 वर्षों बाद उन्हें गैराज की याद आई थी। मुश्किल से चाबी खोज पाए थे। ज्वर के कारण शालिनी को कुछ भी होश नहीं था। सुशांत कठिनाई से गैराज का ताला खोल पाए क्योंकि उसमें जंग लग चुकी थी। गैराज में जमी धूल की परत और दीवारों में लगे जालों ने एक बार तो उन्हें
हतोत्साहित किया था, लेकिन उसका विकल्प उन्होंने खोज लिया था। चटाइयों का आविष्कार शायद ऐसे ही अवसरों के लिए हुआ था, उन्होंने उस समय सोचा था, लेकिन स्कूटर बाधक बन गया था। छोटे से गैराज का अधिकांश स्थान उसने घेर रखा था। उतावलेपन के उस क्षण उस बाधा में मुक्ति आवश्यक थी। मुक्ति उसे हटा देने से ही संभव थी, लेकिन 4 वर्षों से एक ही जगह अड़े स्कूटर को हटाना उनके लिए किसी पहाड़ को हटाने जैसा था। भले ही उन्होंने दुनिया को चलाया था, लेकिन स्कूटर चलाना तो दूर, आने के बाद उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसे हटाने में शालिनी के उठाने का खतरा भी था। उसे खिसका कर उन्होंने धूल और जालों की परवाह न कर धूल भरी फर्श पर किसी तरह आधी अधूरी चटाई बिछा दी थी। ऐसे अवसरों में असुविधाओं में सुविधा खोज लेना उनकी फितरत थी, लेकिन स्कूटर उनके दिमाग में अटक गया था। वह सड़क पर दौड़ने के बजाय उनके दिमाग में दौड़ने लगा था। उसे घर से बाहर कर देने का निर्णय उन्होंने कर लिया था। उसे बेच दे या किसी को दे दे, इस द्वंद्व में वह कई दिनों तक फंसे रहे थे। बेचने से अधिक किसी को दे देना उन्हें अनेक दृष्टिकोण से उपयुक्त लगा था, लेकिन कुछ मुफ्त देना उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। मुफ्त पाने वाले की आदतें खराब हो जाती है। वह श्रम से बचने लगता है। इससे न उसका विकास होता है और न देश का। मुफ्त देने पाने की नीति उनके प्रगतिशील विचारों के विरुद्ध थी। अपने प्रगतिशील विचारों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत तय किए थे और उन सिद्धांतों का वह कठोरता से पालन करते थे। सोच विचार कर उन्होंने जन आधार लेखन संघ से जुड़े अपने एक छात्र को स्कूटर देने का निर्णय किया। संघ की परिकल्पना में उनकी भी भूमिका रही थी, जिससे उनके कुछ छात्र भी उनसे जुड़े हुए थे। समय समय पर वे संघ की ओर से धरना प्रदर्शन कर लेते, जंतर मंतर पर सरकार के विरुद्ध नारे लगा देते। संघ से जुड़े लोग प्रसन्न हो लेते कि वह सरकार की दुर्नीतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जबकि संघ के पदाधिकारी इससे सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर अपने हित साध लेने से प्रसन्न होते थे। एक दिन राजीव प्रसाद नाम के उस युवक को उन्होंने घर बुलाया। उसकी पढ़ाई, समस्याओं आदि की चर्चा कर रहा। कहा, राजीव, तुम्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। कैसा प्रोजेक्ट है सर? स्वतंत्रतोत्तर हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श विषय पर कुछ काम करना है सर। राजीव के स्वर में कंपन था। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यही कोई 200-250 पृष्ठों की पुस्तक, पर्याप्त परिश्रमिक मिलेगा। 5 दशकों के महत्वपूर्ण उपन्यासों की सूची मैं लिखवा दूँगा। प्रत्येक दशक के आधार पर 5 अध्याय और 6वां अध्याय उपसंहार। सर मैं, अरे घबराती क्यों हो? मैं हूँ ना। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सुशांत राय बोले, इसके लिए कुछ पारिश्रमिक करना होगा। कुछ पुस्तकालयों की खाक भी छाननी होगी। उसके लिए तुम मेरा यह स्कूटर ले जाओ। केवल कार्य करने तक के लिए ही नहीं, इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। राजीव उनके चेहरे की ओर देखने लगा तो वह बोले, ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई, मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। तुम प्रतिभाशाली हो और प्रतिभाशाली लोग मुझे प्रिय हैं। मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। सर, राजीव कसमकस आया। वह सोच रहा था कि उसके लिए अपनी एमफिल का शोध प्रबंध ही भारी पड़ रहा है। ऊपर से इतना भारी भरकम काम कैसे कर पाएगा वह? इसे 2 महीनों में पूरा करना है, फिर अपने एमफिल का काम करते रहना। अभी उसके लिए पर्याप्त समय है। और उन्होंने राजीव की ओर स्कूटर की चाबी उछाल दी। चाबी वह नहीं थाम पाया तो दाढ़ी में मुस्कुराते हुए बोले, कैच करने में तुम कमज़ोर हो,
राजीव के घर से स्कूटर घसीटकर बाहर निकालते ही उन्होंने गेट बंद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि 4 वर्षों में पिचक चुके टायरों और पथरा चुकी पेट्रोल की टंकी की रबड़ ने उसे कितना दुखी किया था। मैकेनिक ने उसकी जेब से 500 रुपये निकलवा लिए थे, जो कि उसके पास नहीं थे। उसके एक साथी से रुपए उधार लेकर मैकेनिक को दिए थे, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ कि सोची समझी योजना अनुसार किए गए कार्य में उन्हें असफलता मिली थी। राजीव प्रसाद नामक छात्र द्वारा तैयार पुस्तक उनके नाम से प्रकाशित होनी थी। उसने 1 दशक के उपन्यासों पर चैप्टर लिखकर उन्हें दिखा भी दिया, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया था। उन्हें ज्ञात हुआ कि बेंगलोर की एक बहुराष्ट्रीय बैंक में उसे नौकरी मिल गई थी और वह पढ़ाई छोड़ गया था। उन्हें इस बात का अफसोस था, लेकिन उन्होंने पहली बार गलत घोड़े पर दांव लगाया था। लेकिन अब उनके चुप होने का यह कारण नहीं था। हुआ यह कि 2 दिन पहले लंबे समय के बाद सुहासिनी उनके यहाँ आई। शालिनी दफ्तर जा चुकी थी। सुहासिनी को देख वह प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए कि उसके आने के लिए कितनी ही बार उन्होंने उसके मोबाइल पर फ़ोन कर उससे आग्रह अनुग्रह किया था, उसे प्रेम भरे SMS किए थे। सुहासिनी का उन्होंने ऐसे स्वागत किया मानो वर्षों बाद मिले थे। लेकिन सुहासिनी में उन्हें न वह उत्साह दिखा और न ही औत्सुक्य। घर में प्रवेश करते ही वह हेमखंड की भांति सोफे पर डह गई थी। वह देर तक उसकी ओर ताकते रहे थे। चुप। फिर पूछा था, सुहास, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुहासिनी उन्हें घूरती रही अपनी बड़ी बड़ी तीक्ष्ण आँखों से। उन्होंने फिर जब टोका, वह रो पड़ी। उन्हें उनके साथ का पहला दिन याद हो आया था। तब भी वह ऐसे ही रोई थी और सोफे पर उसके निकट खिसक कर उन्होंने उसके आंसू पोंछे थे। उन्होंने उसी प्रकार उसके आंसू पोंछने चाहे तो सुहासिनी ने उनका हाथ छिटक दिया। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, वह चीखी। मैंने? हाँ, आपने। मैं गर्भवती हूँ। तुम? उनकी जुबान लड़खड़ा गई थी। किसी प्रकार आपने को संभाल कर वह बोले, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तैयार होता हूँ किसी डॉक्टर के पास। नहीं। फिर वह बहुत चक्क थे। आप शालिनी जी को तलाक दें और मुझसे विवाह करें। तुम होश में तो हो न सुहासिनी? पूरे होश हवास में वह कह रही हूँ। क्या प्रमाण है कि यह मेरा ही गर्व है? वह भड़क उठे थे। प्रमाण है, यह आपको भी पता है, सुहासिनी ने सधे स्वर में कहा। वह धप से सोफे पर बैठ गए थे, सिर थामकर। उनके सामने डॉक्टर विप्लव त्रिपाठी का चेहरा घूम रहा था। राजनीति शास्त्र विभाग के डॉक्टर विप्लव त्रिपाठी। उनकी एक MPhil की छात्रा ने ऐसा ही आरोप लगाते हुए उनके द्वारा उसे मोबाइल पर भेजे गए SMS के प्रमाण विश्वविद्यालय प्रशासन और इंक्वायरी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए थे और आरोप सिद्ध होने के बाद डॉक्टर त्रिपाठी को प्रोफेसर पद से विश्वविद्यालय ने बर्खास्त कर दिया था। सुहासिनी जा चुकी थी। कब, उन्हें नहीं पता चला और तभी से वह चुप है। तो ये थी रूप सिंह चंदेल जी की कहानी, वह चुप है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।